अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब, सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं पहली खबर से। जनाब, आप लोगों को पता है कि वड़ गया जो एक लफ्ज़ है, वैसे तो वो एक गाली है, लेकिन जो शेर अफजल मरवत हैं वो हमेशा ही कोई ऐसी बात कर देते हैं कि वो ट्रेंडिंग में आ जाती है। सबसे पहले ये जुमला मुतारिफ़ करवाया था वड़ गया शेर अफजल मरवत ने, और उसके अलावा भी शेर अफजल मरवत जो हैं वो बहुत बार इस तरह के अल्फाज जो हैं वो अदा कर चुके हैं। अब की बार शेर अफजल मरवत का एक और जुमला बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है, और वो है जी वंडरफुल बेगैरत। और वो अब की बार उन्होंने किसको कहा है? अपने ही बेटे को कहा है। अपने ही बेटे को वंडरफुल बेगैरत उन्होंने इसलिए कहा कि वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और उस दौरान उनका बेटा जो है वो कैमरे के सामने नागिन डांस कर रहा था, और नागिन डांस करता करता कभी वो यहाँ को जा रहा था, कभी वो वहाँ को जा रहा था। तो शेर अफजल मरवत को कोई और टर्म समझ में नहीं आई, तो उन्होंने अपने ही बेटे को वंडरफुल बेगैरत कह डाला। उसके बाद ये जुमला जो है ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है। मेरे ख्याल आप सुनना भी चाह रहे होंगे, शायद जिन लोगों ने नहीं सुना सुन लें। कई औकात में मेरे साथ एग्री भी कर चुका है। ये बेटा माशाल्लाह आप थोड़ा नोटिस। ये वंडरफुल बेगैरत है। लेकिन बहरहाल आराम से बस बैठ जाओ। अच्छा जनाब, ये तो हो गया, लेकिन शेर अफजल मरवत ने अब की बार एक ऐसी घिनौनी हरकत की है कि जिसको सुनने के बाद मैं बहुत परेशान हुई। उन्होंने रियासत के ऊपर, और ख़ास तौर पे जनरल बाजवा के तो आपको पता है ना काफ़ी ख़िलाफ़ हैं, और ठीक है मैं इस बात को मानती हूँ कि जनरल बाजवा ने बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं की हैं, लेकिन जो उन्होंने बदतरीन किस्म की तनकीद की है ना इस्टेब्लिशमेंट पे, उसमें उन्होंने बहुत ही गलत किस्म के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। और इन इंतहाई गलत अल्फाज में उन्होंने आर्मी चीफ को गद्दार कहा है। इसके अलावा उन्होंने जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा को भी गद्दार कहा है, और बाजवा साहब को तो बाकायदा तौर पे उन्होंने गालियां दी हैं। ज़रा सुनिए कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं। बाजवा जैसा गद्दार, बाजवा जैसे बेगैरत, बाजवा जैसे नंगी कौम, नंगी मिल्लत, अल्लाह न करे कि पाकिस्तान की धरती पे ऐसा कोई जर्नल पैदा हो। बाजवा के बाद जब शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया, तो सुनो, बाजवा की पॉलिसियों का, बाजवा के जुल्म का तसलसल जो है वो आसिम मुनीर ने जारी रखा हुआ है। अच्छा जी, बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि ज़रा ये देखिएगा कि ज़रताज गुल ने एक इंतहाई ट्वीट किया है, घटिया किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। लिखते हैं, इमरान खान से माफ़ी मांग लें, ये हुकूमत भी चलेगी और ये मुल्क भी चलेगा। मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन खुसरों का लिबास पहनने से हुकूमत नहीं चलती। ये कौन कह रहा है? ये कह रही हैं जी ज़रताज गुल साहिबा। तो मेरा ज़रताज गुल साहिबा से एक सवाल है कि असद कैसर ने भी ये कहा था कि हम अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते, तो हम इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी कैसे मांग सकते हैं? ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट को गालियां देकर और बाद में नौ में जैसे वाक़यात करवा के आप लोग मुकर तो जाते हैं कि जनाब ये तो हमारे बंदे ही नहीं थे, तो हमारे लोग ही नहीं थे, ये तो ISI ने अपने बंदे छोड़े हुए थे। तो ऐसे में अब ज़रताज गुल का इस तरह का खुसरों जैसा वर्ड इस्तेमाल करना, और शेर अफजल मरवत का जनरल आसिम मुनीर को गालियाँ देना और बेहुदा किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करना, इसके बाद भी अगर किसी की आंखें नहीं खुलती तो वो तो अपनी जगह है। लेकिन ये भी ज़रा एक बयान देखिए जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो रियासत से माफ़ी मांगने को तैयार हैं। तो ये उन लोगों के मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ है जो ज़रताज गुल जैसी बातें कर रहे हैं या जो असद कैसर वाली बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल अब चलते हैं जी, एक और गलीज़ शैतान है, और वो हैं जी इमरान रियाज खान साहब। इमरान रियाज खान साहब जो हैं, माजरत चाहती हूँ कि मुझे ये वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं कि रियासत के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि खुद ही बात करते हैं, फिर वो खुद ही उससे मुकर जाते हैं। आपको पता है शाहिद अफरीदी के पीछे पड़े हुए थे। और अब ज़रा सुनिएगा कि मोहतरम जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं शाहिद अफरीदी के बारे में। अब आई डोंट नो कि ये क्लिप जो है ये मेरा एडिटर यहाँ पे चला पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन इमरान रियाज खान जो हैं वो फरमाते हैं, बल्कि मैं आपके सामने प्ले करती हूँ, ज़रा सुनिएगा, ये ज़रा सुनिएगा। यहाँ पे बैठ के कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि मेरा और शाहिद अफरीदी का किसी किस्म का कोई मवाजना नहीं बनता, जमीन आसमान का फर्क है। शाहिद अफरीदी बहुत बड़े हीरो हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर खेले हैं। हर नौजवान खिलाड़ी का ये ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेले। शाहिद अफरीदी की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो पाकिस्तान टीम को मैचेस जिता चुके हैं अपनी बॉलिंग के जरिए से, अपनी बैटिंग के जरिए से।
इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने मैच जिताया था, तो मैंने अपने कजन को सबको कहा था कि आज के बाद इसको 7 खून माफ है। आज के बाद शाहिद अफरीदी को 7 खून मुआफ़ है, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने बहुत सारे मैचेस जीते हैं, वो हमारे मुल्क के कौमी हीरो हैं। एक तरफ आकर सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं शाहिद अफरीदी को, दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, तीसरी तरफ अपने ही लोगों को कहकर शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करवा के उनकी इसराइलियों के साथ, यहूदियों के साथ तस्वीरें वायरल करवाते हैं और फिर आकर उसी का दिफा करते हैं। और फिर उसके बाद जब कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ जाकर बदतरीन किस्म की बातें करते हैं शाहिद अफरीदी के बारे में। क्या कहते हैं ज़रा ये सुन लीजिएगा। शाहिद अफरीदी को इतना बुज़दिल आदमी नहीं समझता था। ये तो बेशर्मी और ढिठाई है कि वो ये नहीं बता रहा कि मुझे कौन उठाकर ले गया। ये मजम्मत नहीं कर रहा कि एक आदमी को तुमने गैर कानूनी तौर पे उठाया और उठा के टॉर्चर किया। ये मजम्मत नहीं कर रहा कि उस आदमी की तुमने 142 दिन में हालत क्या कर दी। वो ये कह रहा है कि जी मुझे पता चला कि ये जब से वापस आया ठीक नहीं है। और फिटे मुंह यार तुम्हारी। फनकार और खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो अमन के सफीर होते हैं। फनकार और खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो हमेशा ये कहते हैं कि अमन आना चाहिए, लाकानूनियत नहीं होनी चाहिए। वो कानून की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। ये कैसे लोग हैं? ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को। और मेंटल जो उसकी वो दिमागी सलाहियत सिर्फ इतनी है कि थोड़े दिन पहले कह रहे हैं कि इदारे जो है ना, अब इदारों का मतलब आप समझते हैं, वो एनआरओ दे सकते हैं सिर्फ। यार व्हाट द हेल यार, LBW का नहीं पता। यानी वो कैसे ये कह सकते हैं, शाहिद अफरीदी कैसे ये कह सकते हैं कि इदारे जो हैं वो एनआरओ दे सकते हैं? ये किसने उनको पट्टी पढ़ाई है भाई? कौन सा एनआरओ, कौन दे सकता है? किससे आप कहानियां सुन के आ रहे हैं? मेरे ख्याल में उन्हें चाहिए कि वो गुरेज करें इन चीज़ों। देखें एक और ख़बर जो आपको वैसे ही हैरान कर देगी। एक जज साहब हैं, काले भूंड के नाम से वो काफ़ी मशहूर हैं आजकल। तो वो मोहतरम जो हैं वो समाअत के दौरान फरमा रहे थे कि मैं जब घर जाता हूँ तो मेरी बीवी भी कहती है कि इंतखाबात में धांधली वाले केस का क्या हुआ। और कहते हैं कि मेरी बीवी कहती है कि इमरान खान की दोबारा समाअत अगर हो तो टीवी पे लाइव दिखाना, जो इस बात को जाहिर करती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो ये कहते हैं कि जिस दिन उनको नाअहल किया गया था और जिस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे, तो जज की बीवियां जो हैं वो कॉरिडोर में बैठी हुई जश्न मना रही थी कि अब इमरान खान आएगा। और वो वाले जज साहब तो आपको याद होंगे ना, बंदयाल, जिनकी सासू माँ कहती थी कि हाय रोफिया अब क्या होगा। तो इमरान खान की मोहब्बत में अगर जजेस की बीवियां पागल हो गई हैं, तो इसके बारे में ये डॉक्टर सैयदा सद्दफ़ हैं, बेसिकली इन्होंने ट्वीट किया है और इन्होंने कहा है कि जी अब अगर किसी की बीवी को इमरान खान चाहिए और वो जज के घर आने पे उसको कहती है कि हाँ जी भी बताओ इमरान खान को लाइव क्यों नहीं दिखाया, और हाँ जी बताओ, तो इसके ऊपर हम क्या तबसरा कर सकते हैं? हम तो सिर्फ आपको ख़बर दे सकते हैं। फ़ैसला आप लोगों ने करना है। वो क्रश कहाँ तक पहुँचा है, उस क्रश के चक्कर में अल्लाह माफ़ करे कि लोग ऐसी कुफरिया बातें भी कर जाते हैं कि जिसको सुनने के बाद इंसान हैरान रह जाता है। तो मतलब ऐसी बातें सुन के दिल को इतना दुख और ठेस पहुंचती है कि शख्सियत परस्ती में आप इस हद तक आगे चले जाएं कि आपको ये भी पता ना चले कि आप कर क्या रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं और आप किस तरह से अपनी रियासत को, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और फिर सयाह जब जाते हैं KPK के अंदर और वहाँ जब वो देखते हैं कि आज भी लोग दरियाओं के ऊपर से किस तरह से पार कर रहे हैं, किस तरह रस्सियाँ खींच खींच के वो बेचारे वहाँ से गुजर रहे हैं, सड़कें नहीं हैं, पुल नहीं हैं, लोगों के बुरे हालात हैं, तो ऐसे में जनाब आली आप देखिए कि उनको फिर उनके वोटर और सपोर्टर क्या जवाब देते हैं कि जब उनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो पंजाब आ जाते हैं, पाकिस्तान में यानी कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जाते हैं और वोट इमरान खान को देते हैं। और KPK के अंदर ये 3rd टर्म है और आप देखें कि KPK इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बैकवर्ड हो गया, सबसे पीछे चला गया। एक सयाह ने जब उनसे ये सवाल पूछा तो फिर एक बंदे ने क्या जवाब दिया, ज़रा ये आप खुद देख लीजिए। ये कारकर्दगी है 11 साल की। ये टूटे हुए पुल हैं सारे, ये लोअर दीर का पुल है। किधर का रहने वाला है? हम फैसलाबाद का। हम ये कह रहे हैं कि 11 साल से आप वोट दे रहे हैं इमरान खान को। पूरा KPK, लोअर दीर, अपर दीर, कमरार सड़कें टूटी हुई हैं, आप वोट उसको क्यों डालते हैं? किसको वोट दिया आपने? हमने इमरान खान को दिया भाई। तो फिर ये हालत तो ये है ये हमारे लोग जो इधर जो है वो बेकार है लोग। सही है, नहीं तो वोट तो आपने उसको दिया ना उसको। और आप ज़रा अंदाज़ा करें कि जाहिलियत का ये आलम है KPK के अंदर कि खैबर पख्तूनख्वा का हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर 19 AC लगे हुए थे जो कि तकरीबन 70 लाख रुपए के थे।
वो 70 लाख रुपए के एसी भी वहाँ से चोरी हो गए हैं। अब जनाब जी वो जो कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ज़रा शकूक व शुबहात थे उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यानी पठान हम लोग क्या सोचा करते थे, एक अज़मत का निशान हुआ करते थे, सच बोलते थे, 5 वक्त के नमाजी होते थे, ईमानदारी में उनका कोई सानी नहीं था। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब से पीटीआई की जड़ें गड़ गई हैं, आप उनकी अखलाकियात का आलम देख लें, वहाँ पे जो सवात वाला वाक़या हुआ है वो आपके सामने देख लें, सयाहों के साथ जो सलूक हो रहा है वो आप देख लें। और पिछले साल भी आपको याद होगा कि सवात के अंदर लोगों ने बाइकआउट किया था, ये मरी वाले इलाके, खैर वो तो इसमें नहीं आते के पीके के अंदर, लेकिन ओवरऑल इस तरह के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं यहाँ पे जिस तरह सयाहों को लूटा जाता है, जिस तरह उनके साथ किया जाता है, उसके बाद कौन जाएगा इनके पास कि इनको ज़र मुबादला मिले और इनके लिए जो है ना तरक्की के रास्ते हम खोलें। तो ये खैबर पख्तूनख्वा के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से एसी ही उठा के ले गए, सुभान अल्लाह। अब बात फिर वही है ना कि पीटीआई वालों को कौन समझाए, हैं तो हमारे बहन भाई सारे, लेकिन उनको समझाए कौन। अब उनकी नज़र में अरशद शरीफ साहब जो थे वो बड़े ही मोअज़्ज़ज़ किस्म के सहाफ़ी थे जिन्होंने कभी कोई करप्शन नहीं की, कभी कोई गलत बात नहीं की। तो मैं आपके सामने ज़रा ये रखती हूँ खबर, ज़रा देखिएगा कि पाकिस्तान के सबसे दिलेर सहाफ़ी अकॉर्डिंग टू पीटीआई, उनका नाम था जी अरशद शरीफ। उस बंदे ने उस वक्त तहरीक इंसाफ को मिलने वाली इंडिया और इसराइल की जो सरमायाकारी थी, फंडिंग थी, उसके बारे में क्या इंकशाफ किया था, ये मैं नहीं आपको कहती, आप खुद सुन लीजिए। नाज़रीन, मेरे पास ये जो दस्तावेजात पड़े हैं इनमें वो फॉरेन फंडिंग की तफसीलात दर्ज हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आती है, और इसमें बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं जो दिल खोल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसा भेजते हैं। मसला उस पर नहीं है, मसला वहां पे आता है जब पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की जो शिकें हैं उसके खिलाफ हमें कंपनीज इसमें नजर आती हैं, मसलन ये विलियम वाशिंगटन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और इस तरह की बेतहाशा कंपनी। आप नाम जो स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं, बैरी सी स्नैप्स, अगर हमारे प्रोड्यूसर दिखा सके, इनकी ज्यूइश डायरेक्टरी में भी लिस्टिंग है और ये बाकायदा तौर पे यूएस नेशनल भी हैं। और इसके साथ साथ इसी के अगले सफे पे हम देखते हैं इंदर दोसांझ, ये आप देख सकते हैं ज्यूइश रेफरल सर्विस, वहां पे ये वकालत भी करते हैं और इनका नाम बाकायदा तौर पे वहां पे लिस्टेड है, यूएस सिटीजन भी हैं, लॉ ऑफिस भी चलाते हैं वहां पे। इसी तरह इंदर दोसांझ साहब हैं जो एक इंडियन नेशनल हैं, इंडियन पंजाब से उनका ताल्लुक था, अमेरिका गए, बतौर मैकेनिक उन्होंने वहां पे काम शुरू किया और उसके बाद जो उन्होंने फंडिंग शुरू की, अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंदर दोसांझ साहब फंडिंग करते रहे और जो पीटीआई की फंडिंग लिस्ट है इसमें इनका भी नाम वहां पे आ रहा है। अच्छा, फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि पूरे पाकिस्तान को दिवालिया किया इमरान खान की गवर्नमेंट में। पाकिस्तान को श्रीलंका के ख्वाब दिखाने वाले कौन थे, बनाने वाले इमरान खान थे। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतना कर्जा आज तक किसी करप्ट हुक्मरान ने नहीं लिया जितना इमरान खान ने लिया, और एक भी सड़क नहीं बनाई, एक भी अस्पताल नहीं बनाया, किसी के साथ जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। वो कहते हैं कि अब मास्टर प्लान बता रहे हैं पीटीआई वाले और कह रहे हैं कि जी पहले खान साहब बेशक तोशा खाना की घड़ियां चोरी करते थे या जो कुछ भी करते थे, लेकिन खान साहब अब दोबारा जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जो कि एक दीवाने का ख्वाब है, उसके अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं कि अब वो आएंगे तो एग्रीकल्चर पे काम करेंगे। यानी पिछली दफ़ा इमरान खान ने अंडे, वच्छे और कट्टे बांटे थे, अब की बार आएंगे तो एग्रीकल्चर पे काम करेंगे। मेरे ख्याल से अब लोगों को, वो पंजाबी में कहते हैं ना कईयाँ, वो कई जो है वो दे देंगे। तो क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। अब अगला सुनो जो मैं बात बताना चाह रही हूँ कि जेल से आके वो करेंगे क्या। अब कल घमंड गई है, आज जब मिल रहे हैं, अगला उन्होंने क्या किया, साथ में नोटिफिकेशन दिया, पिक्चर बनी, साथ उन्होंने कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ अपनी एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाओ। अच्छा, अब एग्रीकल्चर की पॉलिसी मैंने सवाल किया, मैंने कहा एजुटेशन में अब तो जाना होगा, या मैं उस माइंड से गई थी। व्हाट ही सेड कि अपनी जो हमने जहाँ से काम ये लोग बड़ा कर रहे थे ना रिफॉर्म्स पे, किसानों के लिए, वो कहते जहाँ से छोड़ा है और आगे जो तुम करना चाहते हो और जो हमने करना, जो हमारे प्लान्स थे, ठीक है, और उसके पे मुझे प्रेजेंटेशन दो। और ये मैं कहने लगा हूँ, हमारे उस फाइनेंस मिनिस्टर थे शौकत तरीन साहब, और फिर इन्होंने जो प्रायोरिटी एरियाज थे, कोई 17 थे शायद, मुझे अब सही याद नहीं है, उसमें जो जिसके जिम्मे था उनको इन्होंने मीटिंग की, उससे नेक्स्ट डे शायद हुई, उसमें इन्होंने उनको कहा कि अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस दें, अपनी अपनी पॉलिसीज पे वर्किंग करें, कितना कितना टाइम चाहिए, सब ने अपने अपने हिसाब से टाइम दिया। और फिर वो हमारे, आपको अगर याद हो, हमारे सेमिनार्स होते थे जिसमें फिर प्रेजेंटेशंस भी दी जाती थी कि हमारा जो एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है, इकोनॉमी की क्या होगी, मीडिया की क्या होगी, यू नो सारे जो प्रायोरिटी एरियाज। देखो वो ऐसे काम करते हैं, दे विल कम आउट यस के साथ साथ जो एक पॉलिटिकल जो भी जुल्म जाती हुआ उसको एड्रेस करना और हील करना, आवाम के लिए काम करेंगे, उसके बाद स्टेट के लिए काम करेंगे, नई रिफॉर्म्स, हाँ, और कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है, और उसमें बाकी जो छोटी चीजें मैं ये कहूँ कि वो हेल्थ पे करेंगे। उन ऑलरेडी हमारी टीम का काम हुआ है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर पे, फूड सिक्योरिटी पे, पानी पे, ठीक है। और फिर वो आपने सुना होगा ना, थूक के चाट लेना। ये इसकी मिसाल जो है ना मैं आपको देती हूँ
कि अली मोहम्मद साहब जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उन्होंने क्या फरमाया। वो कह रहे हैं कि कानून में नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को बरतरफ करने का इख्तियार था। उस वक्त नवाज शरीफ जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। नवाज शरीफ के घर के बाहर एवन फील्ड के बाहर जितने गंदे नारे लगवाए, अंडे फेंकवाए, टमाटर फेंकवाए, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उनकी फैमिली के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उनको करप्ट करार दिया, पता नहीं उनको क्या कुछ कहा। और अब अली मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि कानून में नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को बरतरफ करने का इख्तियार था। सुभान अल्लाह, इसको कहते हैं यू टर्न, ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म का। और ये बेसिकली उन्होंने कोई आम जगह पे बात नहीं की, ये उन्होंने कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए कहा कि इस ईवान के सामने मुकदमा जमहूरियत रखना चाहता हूँ। इस ईवान में हर सूबे हर शहर की नुमाइंदगी मौजूद है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नामों के नीचे अहद करते हैं कि अपनी माँ से ज़्यादा इस ज़मीन के मुहाफ़िज़ रहेंगे। और उन्होंने कहा कि मुतालबा करता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को सामने लाया जाए, इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चलो जी, ये तो मैं भी मानती हूँ। उन्होंने कहा कि रेमंड डेविस के मामले पर इस्तीफ़ा देने वाले शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर था। और फिर उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ को सच्चा करार दे दिया। क्या इसको थूक के चाटना नहीं कहते? मेरा आपसे सवाल है, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और जाते जाते दो अहम खबरें आपको बता दूँ। बिलावल भुट्टो का एक अहम बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि नैब और मईशत के साथ जो है हम नहीं चल सकते, हमने नैब को ख़त्म करना है। ये कह रहे हैं जी बिलावल भुट्टो। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तकरीबन 6 घंटे पहले उन्होंने कहा, हो सकता है अगले दिन तक ये वीडियो आपको मिले। और इसके अलावा जो वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे और हमारे नायब वज़ीर आज़म हैं यानी कि इसहाक डार, उन्होंने कहा है कि चीनी वफ्द जो है वो पाकिस्तान में क्या करने आया था, वो हमारी सियासी नब्ज़ देखने के लिए आया था कि पाकिस्तान जो है वो स्टेबल है या पाकिस्तान के अंदर अभी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। क्योंकि उन्होंने सी पैक दोबारा शुरू करना है तो ऑब्वियसली उनकी इतनी अरबों डॉलर्स की उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो ऑब्वियसली देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। और यही चीज़ अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ना आए, और यही चीज़ भारत चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर बैठकर भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहती। बहरहाल ये था जनाब आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।